यस आज सर। आज की क्लास में हम ओवर राइडिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारी जो आज की क्लास है वो वर्चुअल फंक्शन के ऊपर है, जिस वर्चुअल फंक्शन से हम डायनेमिक बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं और ओवर राइडिंग को ये दूर करता है। पहले देखते हैं ओवर राइडिंग क्या होता है। अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, पहले हम iostream.h, ये हर प्रोग्राम में रहता है हमारे onio.h क्लास बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने क्लास बनाया ए और उस क्लास को बंद कर दिया। एक क्लास बनाई मैंने बी, उस क्लास को मैंने बंद कर दिया। अब क्लास बी अगर ए को इनहेरिट करता है तो यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस कर दूंगा पब्लिक ए। यहाँ पर जो क्लास का स्ट्रक्चर बना है ये बता रहा है कि क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, यानी कि यहाँ की जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी चीज है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ पब्लिक सेक्शन में मैं यहाँ पर बनाया इंट एक्स, और x की जो वैल्यू है वो हमें कंस्ट्रक्टर से दे देते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दिया x इक्वल टू 10। मैंने एक ही लाइन पर लिख दिया है। आप इसको अलग अलग लाइन पर भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन पर मैंने लिख दिया, ये अलाउड है। क्लियर है? सेम अगर मैंने यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में बनाया इंट y और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू 20। क्लियर है? तो यहाँ पर b के अंदर जो है केवल एक ही दिख रहा है यहाँ पर y, जबकि x भी इसके अंदर है क्योंकि उसको इनहेरिट किया गया है यहाँ से। क्लियर है? तो b से मैं x और y दोनों को इनहेरिट कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। अगर मैं void main लिखता हूँ और मेन के अंदर मैं लिखूंगा क्लियर स्क्रीन, इसके बाद लिखूंगा मैं गेट ch, ये कॉमन चीज है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि b1 और मैं प्रिंट करा रहा हूँ सी आउट एल b1 डॉट एक्स और सी आउट हैंडल b1 डॉट वाई। क्या ये पॉसिबल है कि b1 से x और b1 से y दोनों की वैल्यू प्रिंट हो सके? मैं ऐसा भी करा सकता हूँ कि x इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ y इक्वल टू, ताकि मुझे पता भी चले कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ये पॉसिबल है कि b1 से x की वैल्यू और b1 से y की वैल्यू प्रिंट कराई जा सके? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस b के अंदर y तो है और ये x जो है वो यहाँ से इनहेरिट होके आ गया है। तो b के अंदर x और y दोनों है, जबकि x की वैल्यू होगी 10 और इसकी वैल्यू होगी 20, यानी 10 और 20 आउटपुट आएगा इसका, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। ये बिल्कुल ही सिंपल सी सिचुएशन है जिसमें इनहेरिटेंस हो रहा है। यहाँ पर कोई ओवर राइडिंग नहीं है, कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं है, कोई डायनेमिक बाइंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको पहले देखते हैं, फिर ओवर राइडिंग देखेंगे, फिर वर्चुअल फंक्शन बना के ओवर राइडिंग को दूर करके सेम यही चीज वापस ला लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको मैं सेव करता हूं। पहले हम इसको सी ड्राइव में सेव करेंगे और टीसी के अंदर बिन के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्चुअल फंक्शन डॉट cpp। क्लियर है? चलिए अब हम जंप करते हैं अपने सी प्लस प्लस की विंडो में। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। तो आपकी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर आ गया है टर्बो सी प्लस प्लस का विंडो, और यहाँ पर हम ओपन कर रहे थे बिन के अंदर वर्चुअल फंक्शन cpp। ये हमारा प्रोग्राम जो है ओपन हो गया है, सेम प्रोग्राम है और इसका आउटपुट आएगा 10 और 20। हम यहाँ रन करके देखते हैं तो 5 एरर आ रहे हैं। पब्लिक की स्पेलिंग गलत थी, 2 एरर आया,
ओके, यहाँ पर b के अंदर हमने लिख दिया था, इसको ऐसा लिखना रहता है y इक्वल टू 20, करेक्ट। चलिए रन कराते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और x की वैल्यू आ रही है 10 और y की वैल्यू आ रही है 20। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, y की वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, क्लास ए कोई दूसरा पर्सन डिजाइन कर रहा है, क्लास बी कोई दूसरा पर्सन डिजाइन करता है, और क्लास बी जो है इसको इनहेरिट कर लेता है। यानी दो लोग घर में बैठ के एक एक बॉक्स बना रहे हैं। एक आदमी बॉक्स बना रहा है और दूसरा आदमी जो है उसका स्टिकर बना रहा है, और जब बॉक्स दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों उसको जोड़ देते हैं। क्लियर है। तो क्लास ए को नहीं पता है कि क्लास बी में क्या कोड हो रही है, और क्लास बी को नहीं पता है क्लास ए में क्या कोड हो रहा है। ये पॉसिबल है कि क्लास ए ने जो एक्स नाम लिखा है, क्लास बी भी एक्स नाम ही रख दे। पॉसिबल है, क्योंकि जब क्लास ए और क्लास बी दोनों में सेम नाम के वेरिएबल हो जाते हैं और दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हो जाता है, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि x इक्वल टू 20 आ गया, b के अंदर x है और a के अंदर भी x है। अब ये इनहेरिट करेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएंगे, तो उसकी वजह से एरर आने लगेगा। तो C का कंपाइलर जो है इसमें एरर नहीं देता बल्कि ओवरराइड कर देता है। A की जो पुरानी वैल्यू थी 10 या बेस क्लास की जो वैल्यू थी 10, उसको ओवरराइड कर देगा 20 से। यानी 10 वाली वैल्यू आप कभी यूज कर ही नहीं सकते, भले आपने इनहेरिट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे b1.x, y का नाम भी चेंज करके आपने x कर लिया है, तो कायदे से ये वाला जो x है आप सोच रहे हैं ये 10 वाला है, और ये वाला जो x है ये सोच रहे हैं आप ये 20 वाला है। तो दोनों का नाम तो सेम है, b1.x b1.x, तो आउटपुट 1020 ना आना चाहिए। आपके हिसाब से ये 1020 आना चाहिए था, जबकि आउटपुट क्या आएगा 20 और 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो x इक्वल टू 10 था, वो वाली वैल्यू ओवर राइड हो गई है। ठीक है। इस सिचुएशन में ये मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, मान लीजिए किसी लॉकर का पासवर्ड होता, तो आप इस पासवर्ड को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनहेरिट करेंगे तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बनाने में मान लीजिए 2 साल का समय खर्च हुआ, बहुत पैसा लगा, लेकिन इनहेरिट करने के बाद ये कोई काम का नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि यहाँ पर नाम सेम हो गया। अब इस सिचुएशन को ओवरराइडिंग बोलते हैं। अब हम एक नई सिचुएशन, एक प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं इनहेरिटेंस की वजह से। एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए ने कोड किया, उसने अपने वेरिएबल का नाम कुछ रखा। क्लास बी ने भी कोड किया, उसने भी अपना वेरिएबल का नाम गलती से वही रख दिया जो इसने रखा था। इस सिचुएशन में जब इनहेरिटेंस होगा तो यहाँ पर एक्स का रिपीटेशन हो जाएगा, तो कंपाइलर रिपीटेशन को रोकने के लिए ओवरराइड कर देता है, यानी ये वाली जो वैल्यू है उसको हटा देता है। इनहेरिट करने के बाद आप इस इंपॉर्टेंट वैल्यू को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैंने 10 लिखा है, हमको हमारे लिए 10 की कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कोई कोड हो सकता है जिसमें यहाँ पर 10 ना हो, 1000 लाइन का कोड हो, वो पूरा 1000 लाइन जो है ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि सेम नाम का फंक्शन यहाँ पर बन गया है। फंक्शन ओवरराइडिंग भी होती है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को किया है, तो एक नई समस्या का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन से। अभी हमारे पास एक समस्या खड़ी है कि यहाँ पर एक्स जो है ओवरराइड हो रहा है और ये वैल्यू हम कभी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेम चीज जो है यूज कर सकते हैं अगर मैं वर्चुअल फंक्शन बनाऊं तो। ठीक है, या वर्चुअली इसको मैं डायनेमिक बाइंडिंग करके कैसे इसको एक्सेस करूंगा। मुझे यहाँ पर 10 और 20 आउटपुट चाहिए। ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर x नाम रखूंगा, यहाँ पर भी x नाम रखूंगा, नाम चेंज नहीं करूंगा।
लेकिन आउट इनहेरिट भी करूंगा और आउटपुट में 10 और 20 लाऊंगा, बिना किसी अलग से यहाँ पर कोई मैकेनिज्म लगाए कभी 10 आउटपुट नहीं आएगा, 20 और 20 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप ये 10 आउटपुट लाना चाहते हैं बिना एक्स का नाम चेंज किए, बिना इनहेरिटेंस को रोके, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट है और आपका नाम भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं डायनेमिक बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। डायनेमिक बाइंडिंग जहां भी होगी वहां पॉइंटर यूज होगा, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलेंगे। तो डायनेमिक बाइंडिंग कैसे करते हैं देखते हैं। जो बेस क्लास है उसका पॉइंटर बनाइए, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल का पॉइंटर बनाते हैं वैसे बेस क्लास का पॉइंटर बनाइए, और दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। पॉइंटर के लिए मैं p1 लिख सकता हूँ। ठीक है, आपने देखा कि मैंने a का एक ऑब्जेक्ट बनाया और b का एक ऑब्जेक्ट बनाया और बेस क्लास का पॉइंटर बना लिया। याद रखिएगा कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है वो दोनों के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसा स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ p1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ a1, p1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ a1, और फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ p1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ b1। अब मैं, आपको पता है कि पॉइंटर से जब किसी चीज को यूज करते हैं तो यहाँ पे डॉट के बदले ये वाला लगता है, आपको पहले भी पता है, तो मैं यहाँ पर डॉट के बदले ये वाला ऑपरेटर लगा दूंगा और b1 की जगह मैं यूज करूंगा पॉइंटर p1। देखिए यहाँ पर मैंने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट किया है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करने के लिए पॉइंटर का यूज किया। इसी को डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तीनों नाम से जाना जाता है। अब आपका, आपने यहाँ पर x का नाम चेंज नहीं किया है, x की वैल्यूज चेंज नहीं की है, इनहेरिट को भी नहीं रोका है, फिर भी देखिए आउटपुट आपका 10 और यहाँ पर आपने